बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि ईरान की तरफ से कुछ ये इत्तलात आना शुरू हो गई हैं या ये इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि आने वाले वक्तों में बहुत नज़दीक तरीन वक्त में ईरान वादा सादिक सोयम या ट्रू ऑपरेशन 3 नामी एक ऑपरेशन, जो कि इससे पहले 2 ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ किए गए थे, वादा सादिक अव्वल और वादा सादिक दोयम के अंदर इसराइल के बहुत सारे एयरबेसेस को टारगेट किया था और उसके बाद जो है वो वादा सादिक स्वयं की बातें भी चल रही थी। तो इस वक्त ये इत्तला सामने आ रही हैं कि आने वाले वक्तों में अब जो सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए हैं, इस वक्त जो इमर्जिंग सिग्नल्स हैं उनके मुताबिक ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 या वादा सादिक स्वयं किया जा सकता है। अब इस वक्त जो इंटेलिजेंस आ रही है, हाई लेवल इंटेलिजेंस, एक तरफ तो तेहरान की हाई लेवल इंटेलिजेंस भी इसी तरफ इशारा करती जा रही है और ये जो हमला है ट्रू प्रॉमिस 3 या ऑपरेशन वादा सादिक सोयम जो होगा, तो ये इस तरह का हमला होगा कि जो तिल अबीब से लेकर और इसराइल के चप्पे चप्पे को हिला के रख देगा, यानी फिर मुकम्मल तौर पे जो पावर बैलेंस है वो तब्दील हो जाएगा। इससे पहले इसराइल की तरफ से 12 ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाने की धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन बावजूद इसके कि इसराइल ने ये भी दावे किए थे कि हम अमेरिका की मदद के बगैर भी ये हमले कर सकते हैं, लेकिन ये हमले इसराइल कर नहीं सका। लेकिन अब जो तेहरान से हाई लेवल की इंटेलिजेंस सामने आ रही है वो यही वाज़े करती जा रही है कि आने वाले वक्तों में इसराइल के ऊपर ईरान की तरफ से एक शदीद अटैक किया जा सकता है, मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी ईरान की तरफ से इस हमले में इस्तेमाल की जा सकती है जो कि इसराइल के न्यूक्लियर आर्सेनल को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। अब इस वक्त जो इंटेलिजेंस सोर्सेज सजेस्ट कर रही हैं वो ये खबरें दे रही हैं कि ईरान के पास कुछ ऐसी हसास मालूमात पहुंच चुकी हैं, उनके पास मौजूद हैं, जिसमें इसराइल का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है या उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हवाले से तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस वक्त ईरान के पास मौजूद हैं और फिर उनको बेस बनाकर ईरान जो है आने वाले वक्तों में कैलकुलेशंस करेगा। उन कैलकुलेशंस की बुनियाद पर एक स्ट्रेटेजिक हमला किया जाएगा जिसको ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया जाएगा, जो कि इसराइल की उन तमाम न्यूक्लियर बेसिस को टारगेट करेगा या न्यूक्लियर जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हमले किए जाएंगे। अब अगर बात करें इसराइल का नगाव डेजर्ट जो है, ये वो इलाका है जहाँ पर इसराइल का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद रहता है। उस हवाले से बहुत सारी इंटेलिजेंस इस वक्त ईरानियों के पास पहुँच चुकी है, जिसके बेस पे आने वाले वक्तों में ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से एक ट्रू प्रॉमिस 3 नामी ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ किया जा सकता है, जो कि अव्वल और दोम ट्रू प्रॉमिस या वादा सादिक अव्वल और वादा सादिक दोयम से ज़्यादा खतरनाक होगा, शदीद होगा और फिर इस पूरे खित्ते के अंदर जो पावर बैलेंस है उसको तब्दील करके रख देगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बिलवास्ता मुज़ाकरात का एक सिलसिला जौहरी प्रोग्राम को लेकर ईरान के चल रहा है, उसके ऊपर अब रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और अहम बयान सामने आया है। अब रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक इस वक्त अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस एग्रीमेंट के ले जाने के लिए, यानी फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक एग्रीमेंट होने जा रहा है उसको तकमील तक पहुँचाने के लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा इस वक्त सीरियसली कमिटेड है। और इसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि इसके अंदर रशिया जो है वो अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और उसको उम्मीद भी है रशिया को कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सेटिस्फैक्ट्री मुआहिदा या फिर इस मुआहिदे के ऊपर एक सेटिस्फैक्ट्री आउटकम जो है वो सामने आ सकता है। मॉस्को इसके अंदर अपना एक अहसन और भरपूर किरदार भी अदा करता जा रहा है ताकि इस मामले को अहसन तरीके से हल किया जाए और इन दोनों ममालिक जिसमें ईरान और अमेरिका शामिल हैं, इनके दरमियान जो तनाज़ात हैं, जो सैंक्शंस इस वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान पे लगाए गए हैं, उनमें कमी लाई जा सके, इनके दरमियान जो जंग है उसको ठंडा किया जा सके, जो तनाव की कैफियत है उसमें भी कमी लाई जा सके। तो इस वक्त ये रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत ही अहम बयान ईरान के हवाले से सामने आया है। दूसरी तरफ अगर बात करते चले तो यूनाइटेड नेशन ने एक डेटा जो है वो शाया किया है, जिसके मुताबिक इस वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है उसको जो बजट मुख्तस किया जाता है वो 39 मिलियन यूरोस का बजट होता है और उसमें से 22.6 मिलियन यूरोस का बजट IAEA ईरान के अंदर जो जौहरी तनसीबात हैं या जौहरी ईरान के जो प्रोग्राम्स हैं
उनकी इंस्पेक्शन के ऊपर अब तक खर्च चुका है। यानी फिर दुनिया का सबसे पहला मुल्क है जो इतना ज़्यादा अपने जौहरी प्रोग्राम को इंस्पेक्ट करवा चुका है। और इसके बावजूद भी IAEA की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जाते रहते हैं ईरान पे कि आने वाले चंद महीनों के अंदर, आने वाले चंद हफ्तों के अंदर ईरान जो है वो इतना यूरेनियम अफजूदा कर चुका है, यानी फिर उसका जो यूरेनियम है वो 90% से ज़्यादा अफजूदा हो चुका है, जो कि किसी भी एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बरूए कार लाया जा सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इस वक्त 1895 ग्लोबल चेक्स हैं, जिसके अंदर से 1260 ग्लोबल चेक्स ईरान पे किए जा चुके हैं पिछले अरसों के अंदर। ये IAEA या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने अब तक 22.6 मिलियन यूरोज जो है वो सिर्फ इन दौरों पे खर्च किए हैं, जो कि वो ईरान में करते रहे हैं। और ईरान के 1260 जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं या न्यूक्लियर जो चीज़ें थीं उनको चेक करने के ऊपर ये खती रकम खर्च की जा सकती है। तो ईरान इस वक्त दुनिया का पहला मुल्क सामने आया है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा उसके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको इंस्पेक्ट किया गया है और उस पर IAEA ने खतीर रकम खर्च की है, जिसका बजट 39 मिलियन यूरोज में से सिर्फ 22.6 मिलियन यूरो ईरान पे खर्च हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि IAEA को अलॉट किया जाने वाला बजट का तकरीबन 60 या 65% हिस्सा जो है वो ईरान पे खर्च किया जा चुका है। उसके बावजूद भी ईरान के किसी भी जौहरी हथियार को IAEA दरियाफ्त नहीं कर सका है। अब इसके साथ एक बहुत ही अहम और मानी खेज खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि चाइना ने और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स नेशन है, जिसके अंदर जो 5 मुमालिक हैं वो जो है उसके कुलीदी किरदार अदा करते हैं, जिसमें ब्राज़ील शामिल है, रशिया शामिल है, इंडिया शामिल है, चाइना शामिल है और साउथ अफ्रीका शामिल है। तो अब ब्रिक्स मुमालिक ने और चाइना ने मिलकर ये फैसला किया है, यानी अब ये फैसला करने जा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में इस अलायंस से हिंदुस्तान को या इंडिया को बाहर निकाल फेंका जाएगा, उसको फारिग कर दिया जाएगा। उसकी वजह ये बताया जा रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा हैं और फिर ये ब्रिक ममालिक की जो तंजीम या एक अलायंस बना था, इसका मकसद ये था कि अमेरिका और इसके साथ साथ जो यूरोपीय ममालिक हैं उनसे हट कर एक अलायंस बनाया जाए जो कि अपने इन तमाम ममालिक के मफादात के लिए काम करे और फिर जो अमेरिकी डॉलर की इजारादारी पूरी दुनिया पर कायम है उसको ख़त्म करने में या उसको कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा करे। लेकिन इस वक्त देखने में यही आ रहा है कि इंडिया जिस तरह से अमेरिका और यूरोपीय ब्लॉक के अंदर जाकर बैठ रहा है, उनसे जो है वो रवाबित तेज कर रहा है, उसको देखते हुए अब चाइना और ब्रिक्स की तंजीम ने, अलायंस ने ये कंसीडर करना शुरू कर दिया, यानी फिर अगर कहा जाए तो चाइना और रशिया ने अब ये कंसीडर करना शुरू कर दिया है कि इस ब्रिक्स अलायंस के अंदर से हिंदुस्तान को बाहर निकाल फेंका जाए। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि हिंदुस्तान के अंदर जो अपराइजिंग की तहरीकें हैं उन्होंने भी अब जड़ पकड़ना शुरू कर दी है। एक तरफ खलिस्तान की तहरीक थी और अब मशरक़ी हिंदुस्तान का जो इलाका है, मणिपुर या असम या नागालैंड के जो इलाके हैं, वहाँ पर भी अब ऐसी तहरीकें शुरू हो गई हैं जो कि हिंदुस्तान से अलहदगी पसंद तंजीमों के नाम से अब उठ के सामने आ रही हैं। अब होता यह है कि इस मशरक़ी हिंदुस्तान के इलाकों में कल रात इंडियन फोर्सेस दाखिल होती हैं और उनका मकसद ये होता है कि इस इलाके में क्रैक डाउन किया जाए कि जहाँ से एक अपराइजिंग की मूवमेंट, एक अपराइजिंग की तहरीक उठ रही है। अफहल नामी इलाका है मणिपुर का, वहाँ जब हिंदुस्तानी फोर्सेस दाखिल होती हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो लोकल पॉपुलेशन होती है, उनकी तरफ से हिंदुस्तानी फोर्सेस को न सिर्फ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है बल्कि फिर वो रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके बाद हिंदुस्तानी फ़ौजों को वो इलाका छोड़ के भागना पड़ता है। जो इंडियन फोर्सेस होती हैं वो इस इलाके को छोड़ के भाग जाती हैं, उन पे जो है वो पथराव किया जाता है और फिर उनको उस इलाके में दाखिल होने नहीं दिया जाता। और उसके बाद अगर बात करते चलें, ये जो मणिपुर स्टेट है ये बहुत तेज़ी से जो है वो अब एक सेपरेशन मूवमेंट की तरफ जारी है, यानी फिर अब वो हिंदुस्तान से अलहदा होने की एक जो मूवमेंट या एक तहरीक है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ती जा रही है, जड़ें पकड़ती जा रही है। और अब अगर बात करें इस वक्त जो मणिपुर में हिंदुस्तान की तरफ से जो काम किए गए हैं, 10 दिन का शटडाउन लगा दिया गया है, जबरी शटडाउन। इसके साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पे जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं मणिपुर के साथ असम और नागालैंड के, उन पे सस्पेंशन लगा दी गया है। इंटरनेट की रसाई वहाँ के लोगों तक मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। इन झड़पों के अंदर जो कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके साथ साथ जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट थे अम्फाल के, उनके दरमियान हुई है, उसके अंदर अब तक 3 हिंदुस्तानी सिविलियन जो है या अम्फाल के सिविलियन हैं वो हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस मामले से निमटने के लिए अब तक कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई राह हल निकल कर सामने नहीं आया है।
दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट और गन फायर की सिचुएशन है वो भी बहुत ज्यादा जारी रही, यानी फिर पूरी रात मुजाहिरे होते रहे, हिंदुस्तानी फोर्सेस को अंदर दाखिला नहीं मिल सका और फिर गन फायर की जो आवाजें थीं वो भी आती रही, यानी फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने का भी सिलसिला जारी रहा। तो अब हिंदुस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उन्होंने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान जो बलूचिस्तान में अब से 15-20 साल से करता आ रहा था कि उसका मकसद ये था कि किसी तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, लेकिन अब इसी तरह की तहरीकें हिंदुस्तान में भी उठना शुरू हो गए हैं, चाहे फिर वो खलिस्तान मूवमेंट हो या फिर इसके साथ साथ ईस्टर्न मूवमेंट हो, और इसके साथ साथ जो दूसरी अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, चाहे फिर वो कश्मीर की तहरीक ही क्यों ना हो, आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ना शुरू कर देंगी और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल कर लेंगी। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।